हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये नोटिफाई कर देता हूँ कि जिस जिस बच्चे के पास क्लास के टेक्स्ट बुक्स नहीं है वो जल्द से जल्द इशू कर ले। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग भी घर पे बैठ के जो आज हमने इस क्लास में पढ़ा है वो आप घर पे बैठ के खुद रीड आउट करके समझ सके, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, है ना। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा सा डाउट हर बच्चे के मन में होता है कि क्रॉप और प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी लगता है कि क्रॉप और प्लांट का मतलब तो सेम ही है, तो अलग अलग वर्ड क्यों निकाले, एक ही वर्ड निकालते हैं। मैं आज आप लोगों को इसका बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। देखो, प्लांट क्या होता है, प्लांट कैसे बनाते हैं हम सबसे पहले एक बीज को बोते हैं। वो बीज के अंदर से पहले रूट निकलती है, स्टेम निकलती है, फिर वो बड़ा होता है, उसके अंदर से लीव्स आती है, फ्रूट्स फ्लावर्स सब आ जाते हैं। तो प्लांट्स तो अपन तब से बोलेंगे उसे जब वो एक सीड था, सीड से रूट्स निकली, उसके बाद में स्टेम आया, लीव्स आई, तो हर स्टेज पे उसे हम प्लांट बोलेंगे। लेकिन क्रॉप हम कब बोलेंगे, जब किसी प्लांट पे उस स्टेज पे उस प्लांट की जब वो हमारे लिए कुछ खाने लायक रिक्वायरमेंट पूरी करे। समझ पा रहे हो कि हम उससे कुछ खा सके। जैसे कि आलू का पेड़ है मान लो, ठीक है, आलू का प्लांट है, हमने उगाया एक छोटा सा आलू ऐसा काट के हमने जमीन में डाल के उगाया उसको, उसमें रूट्स आई, स्टेम आई, लीव्स आई। तो जब तक वो स्टेम और लीव्स आ रही है, जब तक उसमें एक आलू नहीं आ जाता कि हम उसको निकाल के खा सके, तब तक वो उससे प्लांट कहेंगे। लेकिन जब वो आलू बन गया है, अपने पास खाने लायक कुछ हो चुका है उसमें, तो उसके बाद से उसे क्रॉप कहा जाएगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिफरेंस था। अब हम समझते हैं कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है हमारे लिए। तो पहली बात समझ लो, हम सबको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। एरिया के हिसाब से हम 7th पे आते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से हम 2nd पे आते हैं। 2011 की काउंटिंग के हिसाब से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अबव 125 करोड़ है। तो आप समझ पा रहे हो, इतने बड़े अमाउंट के लोगों को, इतने सारी आबादी को अगर खाना खिलाना है, रोज जीने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है हर काम करने के लिए, तो हमें खाना खाना पड़ता है। तो इतनी बड़ी आबादी को खाना खिलाने के लिए हमारे पास इनफ अमाउंट का खाना होना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा, क्रॉप्स से आएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की कैसी अच्छी अच्छी क्रॉप्स को हम ग्रो कराते हैं, कैसे अच्छा अच्छा प्लांटेशन करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इतनी सारी क्रॉप्स जो हमने बनाई, इतनी उगाई, हमने इतना सारा स्टॉक बनाया है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। बिना मैनेजमेंट के क्रॉप उगाने का कोई मतलब नहीं है। मान लो आपके पास में एक खेत है, ठीक है, उस खेत वाले ने बहुत सारा अनाज उगाया। बहुत सारा अनाज उगाने के बाद उसने बोल दिया लोगों को कि भाई आप अपने हिसाब से पैसे दे के काट के ले जाओ। अब नॉर्मली लोगों को तो नहीं आता ना, जो अपन आसपास ऐसे रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं, उन लोगों को तो नहीं आता ना काटना वाटना। तो वो तो जैसे काटेंगे, आधा काट के ले जाएंगे, बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा अनाज वेस्ट हो जाएगा। ऐसे देने का मतलब नहीं है। जब तक वो किसान उसको निकाल के काट के अलग अलग करके बोरियों में पैक करके नहीं रखेगा और फिर घर पे पहुंचाएगा, तो हमारे पास कोई वेस्टेज नहीं होगा और हम उसको आराम से मैनेज कर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो क्रॉप का प्रोडक्शन तो होना चाहिए कि सबको पहुंचाना है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन होना चाहिए अच्छा खासा, और उसको मैनेज करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में क्या है अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब पता है ना, कि किसी भी चीज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में समझेंगे हम कि चैप्टर में क्या है। वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। सबको पता है कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर लिविंग बीइंग को, ह्यूमन बीइंग या हर लिविंग बीइंग को इस धरती पे जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है। इनफैक्ट फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हो कि फूड जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज है भाई, कि खाना तो होना ही चाहिए। आप एक पूरे दिन में बिना फोन यूज करे, मान लो लाइटें नहीं है आपके घर पे, ठीक है, आप उस दिन बिना फोन यूज करे रह सकते हो, बिना गेम खेले रह सकते हो, मरोगे नहीं। बिना गेम खेले रहोगे तो मरोगे नहीं ना, लेकिन बिना खाना खाए तो नहीं रह सकते ना।
मान लो एक हफ्ता पूरा लॉकडाउन लगा है, हमारे घर पे लाइटें वाइटें नहीं है, उसके बाद भी हम बिना गेम खेले, बिना फोन चलाए, बिना पढ़ाई करे तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बिना भी हम रह लेते ना, तो रह सकते हैं, लेकिन बिना खाने के हम लोग नहीं रह सकते, है ना। तो हर ह्यूमन बीइंग का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है खाना, ठीक है। द बेसिक ह्यूमन नीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा जो खाना होता है ना, हमारा फूड होता है, सबसे ज्यादा खाना कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से। देखो खाना मेनली कहाँ से मिलता है? एनिमल से और प्लांट से मिलता है। प्लांट्स से कैसे? अपन जो भी उगाते हैं सब्जियां वगैरह, उसकी सब्जी बना के वो प्लांट से जो भी मिलता है वो सब। और एनिमल से कैसे मिलता है? एक तो एग हो जाता है, हेंस का एग हो जाता है, मीट वगैरह हो जाता है, ये सारी चीजों से एनिमल से मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम किस पे निर्भर है? प्लांट्स पे। द मेजर foods such as cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. are all provided by plants. सबसे मेजर पार्ट क्या है प्लांट के खाने में? सबसे पहली चीज सीरियल्स। सीरियल्स क्या होती है? हमारे जो चावल होते हैं, जो गेहूं होता है, जो मक्का होता है, जो भी चीजें हम डेली यूजेस में लेते हैं, ठीक है, ये सारे सीरियल्स में आते हैं। पल्सेस मतलब जो भी दालें होती है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, जो भी हम दाल खाते हैं वो सब। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब प्लांट ही प्रोवाइड करता है हमें। एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज एग्स फ्रॉम हेन, मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स। एनिमल भी हमें खाना प्रोवाइड करता है, कैसे? एग्स फ्रॉम हेन, हेन के एग्स से, और मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स। Plants and animals both are interdependent and life without plant is not possible. Interdependent का मतलब समझो, ये जो interdependent अपने पास में, ये जो interdependent जो वर्ड है ना, चलो मैं एक बार इसको और तुम्हें अच्छे से हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये जो अपने पास interdependent वाला है, ये जो इंटरडिपेंडेंट वाला वर्ड है ना अपने पास, हाँ, ये इसका क्या मतलब क्या होता है कि हम जो है ना एक दूसरे पे बहुत निर्भर है। प्लांट्स एनिमल्स पर, एनिमल प्लांट्स पर। बिना प्लांट्स के कोई एनिमल जिंदा तो नहीं रहेगा। मान लो नॉन वेजिटेरियन भी होगा अगर एनिमल, हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी बिना प्लांट्स के तो कोई जीवित नहीं रह सकता ना। प्लांट्स की सबको जरूरत होती है, तो बिना प्लांट के कोई एनिमल जीवित नहीं रह सकता। तो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया जो है प्राइमरली एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब कि जो हमारे इंडिया में है ना, बहुत टाइम से लगातार एग्रीकल्चर चलता ही आ रहा है। बहुत सालों से हम लोग एग्रीकल्चर कर रहा है इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर वॉज नॉन टू द पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर ना हजारों सालों से चला आ रहा है। इन ऋग्वेदिक टाइम्स, ऋग्वेदिक पहले बहुत मतलब 3-4 टाइम्स के ऊपर डिवाइड कर रखा है हर टाइमिंग को, तो उसके हिसाब से ऋग्वेदिक जो टाइम थे, मतलब बहुत पुराना, जब हमारे मुनि ऋषि हुआ करते थे, उस टाइम से हम एग्रीकल्चर कर रहे आ रहे हैं। ऋषि मुनि अभी भी होते हैं, लेकिन वो जो उस टाइम भक्त वगैरह हुआ करते थे, बहुत बहुत पुराने टाइम, मान लो हजारों साल पहले, उस टाइम से हम एग्रीकल्चर तो करते ही आ रहे हैं। अब अगला क्या है अपने पास? हाँ, वुडन प्लग्स वर पुल्ड बाय बुल्स और ऑक्सन, सीड्स वर सोन इन फरोस, मेज वॉज कट विथ सीकल्स, स्टैग्ड एंड थ्रेश्ड एंड विनोड। एक एक चीज का मैं मतलब आपको समझाता हूं ढंग से। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, आपने हर जगह पे देखा होगा कि बुल्स होते थे। बुल्स और ऑक्स का डिफरेंस पता है आपको? कि जो सबसे एंग्री वाले होते हैं ना, जिनमें बहुत गुस्सा होता है, वो जो सांड होते हैं वो आते हैं बुल्स में, और ऑक्स आते हैं जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, जो किसी पे हमला वमला नहीं करते ना। तो आपने देखा होगा 2 ऐसे बैल होते हैं जिसके ऊपर एक ऐसा प्लगिंग का मशीन होता है, मशीन तो नहीं बोल सकते, एक लकड़ी का एक हिस्सा होता है जो ऐसे लगा हुआ होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो लगातार सिंचाई करते हुए एक ऐसा छोटा सा रोड बना के चलते हैं, जिस खड्डा बना के चलते हैं, जिसके अंदर हम सीड को बोते हैं, ठीक है। तो वुडन प्लग्स, वुडन
लकड़ी के जो प्लग्स होते थे, प्लग्स का मतलब वो बैल का वो, ठीक है, उसको बोलते थे। उसके बाद सीड्स वर सोन इन फरोस, फरोस का मतलब होता है छेद, वो जो बाद में प्लग करने के बाद जो जगह बच जाते हैं, वो खड्डे वड्डे हो जाते हैं, उसके अंदर सीड्स को उगाया जाता है। मेज वॉज कट बाय सीकल्स, सीकल, सीकल तुम्हें पता है, कूट बोलते हैं हिंदी में, जो काटने के लिए ना एक मैं आपको भी बताता हूं कैसा होता है कि एक ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसका ऐसा हैंडल होता है जिसको ऐसा पकड़ते हैं, और मतलब कि क्रॉप है ये, मान लो मेरे हाथ में क्रॉप है, इस क्रॉप को पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करके काटते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो अपना कूट है ना, इसको हम बोलते हैं सीकल, ठीक है। फिर स्टैक्ड, थ्रेश्ड और विनोड, सबसे पहले उसको बोरियों में पैक किया जाता है निकाल के, फिर उसको संभाला जाता है, उसको शेल्टर दिया जाता है, फिर उसको बेचा जाता था, एक दूसरे की तरफ से खाया जाता था, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, आप मिटा देता हूं जितना भी हमने ये सब किया है, ताकि आप ढंग से समझ सको, है ना। ठीक है, हाँ। Canals were dug for irrigation. Cattle dung was used as manure. देखो मैन्योर क्या चीज होती है तुम्हें पता है? मैन्योर ना हर वो चीज जिस जो कि हमें नेचर से मिलता है, उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं डालते हम, जो प्योर हमें इन्वायरमेंट से मिलने वाले ऐसे ऐसी चीजें जिसको हम क्रॉप्स को फर्टिलाइज करने की, फर्टिलाइज मतलब बहुत उपजाऊ बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सब होते हैं मैन्योर। तो कैटल डंग क्या होता है? कैटल क्या होता है? कैटल हर वो जीव जंतु जो कि किसी चीज को चरते हैं, चरना मतलब कि वो जो घास को चरते हैं ना, हर वो जानवर जो घास को, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, तो होता क्या है, ये जो घास वास को चरते हैं तो पेट में जाता है, तो इनके अंदर जो भी, घासों में बहुत न्यूट्रिशन होता है, आप सबको पता है, उसमें बहुत विटामिन प्रोटीन वगैरह होता है, हर हरी चीज के अंदर बहुत विटामिन वगैरह होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो जैसे ही ये सब खाते हैं ना, तो सारा का सारा घास मिलकर ऐसा रोटेट होता रहता है, और उसके अंदर से लगातार प्रोटीन्स जो है बाहर निकलते रहते हैं। तो गाय का जो गोबर वगैरह होता है, उसको इसीलिए यूज किया जाता है एज अ मैन्योर, ताकि वो क्रॉप्स को फर्टिलाइज करे, उसको और उपजाऊ बनाते रहे, ठीक है। कैनल्स वर डग फॉर इरिगेशन। कैनल्स आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे खेत होते हैं ना, जो नहर का पानी आता है, उसको खेतों में लाने के लिए ऐसे छोटी छोटी नालियां बना देते हैं, छोटी छोटी नालियां बना के पानी उसमें से आता है। और इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब वो पानी देना। अपनी बहुत बड़ी सी फील्ड है, उसके अंदर जैसे अपन, अपने देखो मान लो छोटा सा गार्डन होता है, तो उसमें अपन कैसे इरिगेशन करते हैं? पाइप यूज करके पानी डालते रहते हैं, है ना। लेकिन पुराने टाइम में कैसे करते थे? छोटी सी ऐसे नाली बना देते थे, पानी आता था, लगातार पानी ऐसे फैलते हुए हर जगह चला जाता था। अभी भी हर जगह यूज होता है। अब नई नई चीज आ गई, वाटर स्प्रिंकलर, सुना होगा आपने। सब पाइप होता था, पाइप के ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, जो पानी लगातार ऐसा बूंदों बूंदों में छोड़ता रहता है, तो हर तरफ में गिरता रहता है वो पानी, तो उसे बोलते हैं वाटर स्प्रिंकलर। As time passed by, agriculture kept on processing. Right after the independence of our country, as early as in the 1948, the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Everything can wait but not agriculture." With his priority and further progress over the years, India has reached a stage now that it has enough buffer stock of food grains. देखो क्या हुआ, अपना इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में, है ना। तो तब तक तो हमारे ऊपर राज करने वाला कोई नहीं था, हमारे ऊपर राज तो सिर्फ ब्रिटिश वाले करते थे। 1948 में जब हम इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुना गया, किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, उन्हें चुना गया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि हाँ, तो उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। इसका लाइन का मतलब समझ में आया आपको? कि हर चीज वेट कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। आप हर दिन मतलब कुछ भी छोड़ सकते हो, अपन गेम खेलना छोड़ सकते हैं, अपन फालतू घूमना छोड़ सकते हैं, अपन मतलब हर काम को छोड़ सकते हैं, अपन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बिना खाए हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो हर चीज वेट कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं कर सकती। ये किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं, अपन आगे के टॉपिक पे चलते हैं।
है ना। The term agriculture is derived from two Latin words, ager which means field and cultura meaning cultivation। देखो लेटिन वर्ड से लेने का क्या मतलब है, जो बहुत पहले के टाइम हुआ करते थे ना, तब सबसे पुरानी दो लैंग्वेज हुआ करती थी लेटिन और ग्रीक। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि नया नाम ढूंढने के लिए कुछ और ढूंढने से बेटर वो जो लेटिन और ग्रीक वर्ड्स होते थे ना, उन्हीं से मिला जुला के कुछ बना देते थे। तो एग्रीकल्चर भी उसी तरीके से दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है। पहला है एगर जिसका मतलब है फील्ड, ठीक है, एगर जिसका मतलब है फील्ड, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जमीन क्या चाहिए, अपन को जमीन चाहिए, फील्ड चाहिए जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सके। दूसरा वर्ड है कल्चरा, कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब वहां उगाना। पहले जमीन चाहिए, उसके ऊपर हमें खेती करनी, मतलब उगाना है कुछ। तो इन दोनों वर्ड को मिला के अपना वर्ड बना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दस इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। तो इसका क्या मतलब है, एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ फील्ड, फील्ड को उपजाऊ बनाना, उसमें कुछ उगाना। समझे? अपना आगे बढ़ते हैं। इन अ ब्रॉडर सेंस इट इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस। इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्रॉडर सेंस में माने कि प्लांट्स को उगाना और एनिमल्स को यूज करके ह्यूमन को यूजफुल बनाना। एनिमल कैसे यूज हुए ग्रोइंग में, उनका डंग बहुत यूज हुआ, उनका जो कैटल डंग है एनिमल्स का, जो गोबर था, अपन ने उसको यूज करके ही उनको उपजाऊ बनाया ना। तो एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और एनिमल्स को कैसे यूजफुल बनाया जाता है ह्यूमंस के लिए। समझे? एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। एग्रीकल्चर का मतलब इससे साफ है कि हम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को उपजाऊ बनाना है हमें सबसे पहली चीज। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप, देखो ब्रीडिंग का मतलब होता है कि किसी भी दो अच्छी क्रॉप को क्रॉस कराना। क्रॉस कराना मतलब उनसे नई, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनवाना और एक नया क्रॉप बनाना। देखो दो अगर अच्छे क्रॉप होंगे, मान लो कि एक बहुत टैलेंटेड आदमी है, उसने एक टैलेंटेड बीवी से शादी करी, तो उनका बच्चा बहुत अच्छा होगा। एक गोरा चिट्टा इंसान है, बहुत गोरा है, उसने भी एक बहुत गोरी लड़की से शादी करी, तो उनका बच्चा भी गोरा ही होगा, अच्छा वाला गोरा होगा। अब मान लो एक बहुत काला आदमी है, उसने एक बहुत गोरी लड़की से शादी करी, तो उस लड़की का गोरापन भी आएगा उस बच्चे में और उस लड़के का हल्का कालापन भी आएगा, तो बच्चा तो सांवला हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या चाहते हैं, अपना क्रॉप सबसे अच्छा हो, तो सबसे अच्छी दो क्रॉप को लेके ब्रीड करा देते हैं, ब्रीडिंग करा देते हैं, और जो उनका प्रोजेनी आता है वो सबसे बेस्ट होता है। समझ गए? तो एग्रीकल्चर में ये भी आता है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, कि अपन क्रॉप्स को और एनिमल्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये आता है एग्रीकल्चर में। अब एक वर्ड है अपने पास हॉर्टिकल्चर, ये भी उसी वर्ड से मतलब उन्हीं से लिया गया है। इसका मतलब है हॉर्टिस मतलब गार्डन, मतलब उसी से लिया गया ग्रीक वर्ड से, जिसमें कल्चरा का मीन होता है कल्टीवेशन और हॉर्टिस का मतलब होता है गार्डन। गार्डन मतलब अपन जो अभी तक अपन ने मतलब खेतों में क्या करते थे, तो वो होता है एग्रीकल्चर। अपन गार्डन, अपना छोटा सा एक जमीन लिया, अपन ने उसमें बहुत सारी चीजें उगाई, वो होता है अपने लिए हॉर्टिकल्चर। तो क्या होता है, हॉर्टिस मीन्स गार्डन, कल्चरा cultivation is a branch of agriculture and is the science of growing vegetables, fruits and ornamental plants। ये एक ब्रांच है, मतलब इसमें अपन पढ़ाई करते हैं कि कैसे हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, हर वो ऐसी चीज जो कि हम सजने संवरने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सजने संवरने के लिए नेकलेस होता है अच्छा सा, ठीक है, फूल वगैरह यूज करते हैं, मोगरे का फूल बालों में लड़कियां लगाती है, वो सारी हर जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसको सजने संवरने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इन सबको छोटे से एरिया के अंदर अगर हम उगाए तो वो आता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही, अगला हम आगे का पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।